बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका हेड केमिस्ट अदनान सुल्तान। आज हम पढ़ने वाले हैं कंबशन एनालिसिस को, और हम कंबशन एनालिसिस में कुछ बेसिक बातें करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इसकी कुछ बेसिक पॉइंट समझा देता हूँ। अगर मैं कंबशन एनालिसिस की बात करूँ, इसका पहला पॉइंट यानी हम कंबशन एनालिसिस के मेथड के थ्रू एम्पिरिकल फार्मूला को भी मालूम कर सकते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला को भी मालूम कर सकते हैं। और दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है हमारे पास। एंड थर्ड, इससे हम परसेंटेज कंपोजिशन भी निकाल सकते हैं। और किसके निकाल सकते हैं बच्चों? ऑर्गेनिक कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन भी निकाल सकते हैं। अच्छा जी, कंबशन एनालिसिस में हम ज़्यादातर उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को एनालाइज करते हैं जिनमें कार्बन मौजूद होती है, हाइड्रोजन मौजूद होती है और ऑक्सीजन मौजूद होती है। और ये बात याद रखिएगा, वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसे हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करते हैं। इस तरह कार्बन से हमें नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है और यहाँ से नॉर्मली हमें वाटर मिल जाता है। अब एक और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि अगर मैं इस टॉपिक की ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो बाकी सारी बातें भी मैं यहाँ क्लियर कर चुका था। और एक और लास्ट में बात कर देता हूँ कि हमने जब भी कंबशन एनालिसिस को स्टडी करना है तो कंबशन एनालिसिस को लेके बच्चों एक बात माइंड में रखनी है, ये एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। काइंडली आप सब इन बातों को माइंड में रखिएगा। अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए मैं डायग्राम का सहारा लूँगा। अच्छा जी, मैंने डायग्राम बना दी है, उसमें आप ज़रा देखें कि हमने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे कंबस्ट करना है उसकी हमें बच्चों नाउन अमाउंट चाहिए, ये लाजमी याद रखिएगा। ऐसे ही MgClO4 जो ले रहे हैं इसकी भी हमें नाउन अमाउंट चाहिए और 50% KOH की भी हमें नाउन अमाउंट चाहिए। जैसे ही हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करते हैं तो आप जानते हैं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेजॉरिटी के तौर पर कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है और साथ में क्या मौजूद है? ऑक्सीजन मौजूद है। अब आपने कुछ दो तीन बातें इतनी अच्छी से ज़रा अंडरस्टैंड करनी है ताकि मैं आपको दो तीन बातें बातें जो हैं वो बहुत अच्छे से समझा सकूं। अच्छा जी, MgClO4 ट्वाइस ये एक्चुअल में वाटर एब्जॉर्बर है। क्या है? वाटर एब्जॉर्बर, या दूसरे लफ्ज़ों पे आप इसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी कह सकते हैं। और अगर मैं कुछ बातें करूं तो वो कुछ बातें भी बुरी नहीं होंगी कि हमारे पास ये जो MgClO4 है एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है वो कंसीडर किया जाता है। अब दो बातें जो आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए मैं वो दो बातें आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ और वो दोनों बातों को बहुत अच्छे से समझेगा। पहली बात, जब MgClO4 वाटर को एब्जॉर्ब करता है, MgClO4 जब वाटर को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद उसका जो मैस है बच्चों वो बढ़ जाएगा। और याद रखिएगा ये एक फिज़िकल चेंज है, इसमें वाटर की कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही है। इसलिए कि जब MgClO4 ट्वाइस वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो उसमें एक फिज़िकल चेंज आता है, कोई केमिकल चेंज नहीं आता। लेकिन इसी के अपोजिट अगर मैं बात करता हूँ 50% KOH की, अगर मैं 50% KOH की बात करता हूँ तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो आप बात को अच्छे से समझिएगा। 2KOH कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है और बनाता है पोटाशियम कार्बोनेट और साथ में वाटर। अब ज़रा देखें
कि इसने जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया है एक्चुअल में वो तो हमें प्रोडक्ट ही कुछ और दे रहा है। इसका मतलब 50% KOH का एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना एक केमिकल चेंज है। दोनों एमसीक्यूज बहुत अच्छे हैं और आपने इन दोनों एमसीक्यूज को बहुत अच्छे से माइंड में रखना है कि वाटर मैग्नीशियम परक्लोरेट जब एब्जॉर्ब करता है तो वो एक फिजिकल चेंज है, और 50% KOH जब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है तो वो एक केमिकल चेंज है। उसकी इक्वेशन भी बच्चों मैंने आप लोगों के सामने जो है वो राइट कर दी है। ऐसे हमारे पास वाटर एब्जॉर्बर बहुत हैं, लाइक सिलिका जेल वाटर एब्जॉर्बर है। इसी तरह एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ये वाटर एब्जॉर्बर है। P2O5 ये भी हमारे पास वाटर एब्जॉर्बर है। और बाज़ दफ़ा अगर मैं KOH की बात करूं तो हम वहाँ H2SO4 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम एक्सीडेंट के डर की वजह से H2SO4 का इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए हमारी यहाँ सजेशन रहती है कि हम 50% KOH जो है वो यूज़ करेंगे। याद रहेगी ना बच्चों कुछ बातें आपको? उम्मीद करता हूँ आपको फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज की ये दोनों बातें जो हैं वो अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब जो मेन बात आप लोगों को समझाने वाला हूँ वो मेन बात ये है कि हमें कैसे पता लगेगा कि उसने कितना वाटर जो है वो एब्जॉर्ब किया है और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब हुई। याद रखिएगा, सपोज मैंने जो है मैग्नीशियम क्लोरेट वो 2 ग्राम ले लिया। अब उसने वाटर को एब्जॉर्ब किया और वाटर को एब्जॉर्ब भी उसने 2 ग्राम किया। इस तरह उसका जो वेट हो गया वो कितना हो गया, 4 ग्राम हो गया। इस तरह हमें ये पता लग जाएगा उसने 2 ग्राम वाटर को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है। ऐसे ही CO2 के केस में भी रहेगा। बात क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट भी आप लोगों का क्लियर जो है वो रहा होगा। अच्छा जी, अब हमारे पास कुछ बेसिक से क्वेश्चन हैं जिनका जवाब देने में जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप उन बेसिक से क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाएंगे। अच्छा जी, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन कि जी कंबशन एनालिसिस में कितने कंपाउंड जो हैं वो प्री वेट लिए जाते हैं, जिनका वेट हमें पता होना चाहिए। आप सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ हम सैंपल को प्री वेट लेते हैं। उसके बाद हम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर को, और साथ में हम 50% KOH, ये तीनों बातें अच्छे से याद रखिएगा। ये तीन वो चीज़ हैं जो कंबशन एनालिसिस में जिनका वेट हमें पहले से ही पता होता है। अच्छा जी, अब कुछ बातें ज़रा और अच्छी सी समझाने वाला हूँ, तो टॉपिक में बने रहिएगा ताकि मैं आपको बाकी बातें भी अच्छे से समझा पाऊँ। हाँ, मुझे आइडिया है कि आपको कंबशन एनालिसिस में 2 क्वेश्चंस बड़े पीक पर पिन कर रहे होंगे। सबसे पहला पॉइंट, सर जी क्या हम ये जो चैम्बर हमने बनाए हैं एब्जॉर्बर के, क्या हम 50% KOH वाले चैम्बर को पहले प्लेस कर सकते हैं? हाँ हाँ, चलें इसका जवाब सुनिएगा बच्चों। नहीं कर सकते, क्योंकि जो 50% KOH है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वो वाटर भी एब्जॉर्ब करता है। इसलिए इनके मास कैलकुलेट करने में हमें मसला दरपेश आ सकता है। ओके, क्लियर? दूसरा जो आप सबको अच्छे से और माइंड में रखना है कि सर एक बात आप बार बार दोहरा रहे हैं, काइंडली इसकी एक्सप्लेनेशन बता दें कि आप जो है वो 50% KOH ही क्यों ले रहे हैं, आप प्योर KOH क्यों नहीं ले रहे? उसकी वजह बच्चा ये है कि ये जो है इतना पावरफुल एब्जॉर्बर है कि अगर मैं इसे डाइल्यूट ना करूं, इसे मैं 50% ना लूं, तो ये क्या करेगा, ये करेगा कि ये प्रीवियस चैम्बर में मौजूद वाटर को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। बस समझ आई कि इसलिए हमारी मजबूरी है कि जो KOH है हम उसे
50% ले रहे हैं, इट्स मीन कि हम उसे डाइल्यूट ले रहे हैं, उसे हम प्योर नहीं ले रहे। याद रहेगी, उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों बातें। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको इस टॉपिक में वो 3 से 4 जो छुपी हुई बातें हैं वो सारी बता पाया। अब आ जाते हैं इसमें मौजूद फार्मूला। फार्मूला को आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है ताकि आपकी टॉपिक पर ग्रिप जो है वो बनी रहे। है जो आपने अच्छे से ज़रा समझना है, ये फार्मूलाज हमें क्या बताएंगे। परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालनी है तो उसके लिए हमें मास ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड इन एक्सपेरिमेंट और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पता हो, मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा जी, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। इनके जो आंसर्स हैं मोस्टली नहीं कर पाते। मैं आपको इंशाल्लाह इस टॉपिक में मौजूद कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो क्लियरली दे रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये फार्मूला समझाता हूँ कि ये फार्मूला हमें क्या बताएगा। ये फार्मूला हमें ये बताएगा कि कंपाउंड में से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है एक्चुअल में उसकी रेशो क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात क्लियर हुई होगी। अब आ जाते हैं 12/44 की तरफ। ये 12/44 हमें क्या बताता है, और ये हमें ये बताएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड में मौजूद कार्बन की परसेंटेज क्या है। उम्मीद करता हूँ इन दोनों फार्मूलाज का जो मतलब है वो आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। ऐसे ही आपने परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल ली है बच्चों, और ऐसे ही आपने परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल ली है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हम मेथड ऑफ डिफरेंस के थ्रू निकालते हैं, क्योंकि अगर हमें एक दो की पता हो तो तीसरे की निकाली जा सकती है। उसके लिए हम 100 को माइनस करेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन से प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन से। अच्छा जी, कुछ बातें ज़रा आपने ये फार्मूले लिखते वक्त मोस्टली बच्चा जो गलती करता है, पहली बात यहाँ जो आपने है ना कार्बन लिखना है, मोस्टली बच्चे यहाँ CO2 लिख देते हैं। आपने ये गलती नहीं करनी। और दूसरा, खुदारा आपने ये बात अच्छे से याद रखनी है कि ये क्रॉस यानी मल्टीप्लाई है। बहुत से बच्चे इसके दरमियान इक्वल का साइन लगा देते हैं। आपने तीनों फार्मूलाज को बहुत अच्छे से समझना है। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, कोई मैंने वाटर नहीं लिखना तो आपने भी नहीं लिखना। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन लिखा है, आपने O2 नहीं लिखना। तो ऐसा ना हो कि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन आपने इतनी मेहनत से तैयार किया है वो ख़राब हो जाए। और कुछ MCQ ज़रा इस टॉपिक से रिलेटेड ज़रा समझाता हूँ, पिक कीजिएगा। अच्छा जी, हमारे पास 2.2 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है ऑन कंबशन, जिसे हमने कंबस्ट किया है, और उसने 1.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस किया है। कहता है जी फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन। फार्मूला आप जानते हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर हमने निकालनी है तो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने के लिए हमें क्या माइंड में रखना है। आप जानते हैं मास ऑफ CO2 कितनी प्रोड्यूस हुई है, 1.2। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है, 2.2 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 100। आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 25% आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको कंबशन एनालिसिस का ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में कुछ बेसिक्स पॉइंट्स को स्टडी करेंगे, कुछ MCQs को स्टडी करेंगे। तो आपने मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अदनान सुल्तान सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि लेक्चर्स की जो नई आने वाली वीडियोस हैं मैं उनमें आपके साथ बना रहूं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।